इसमें सर कुछ भी देखिए छिपा हुआ नहीं है, वो लिस्ट सबके पास है त्यागी जी, और उसमें बाकायदा सबके नाम लिखे हुए हैं, उसके आगे रकम लिखी हुई है, डिनोमिनेशंस लिखे हुए हैं, तो उसमें कुछ छुपने वाली बात नहीं है। मैं ये कह रही हूं आपसे, फिर वही बात आते हुए कि मुद्दे थे, लेकिन मुद्दा उठाया कैसे? इलेक्टोरल बॉन्ड की आज आप बात करें, कैसे आपने मुद्दा उठाया? बेरोजगारी का मुद्दा, महिला सुरक्षा की आप बात करते हैं। सर राजस्थान में आपकी सरकार महिलाओं के साथ अत्याचार के नाम पर राजस्थान में आपकी सरकार चली गई, तो आप किसी बेहतर स्थिति में नजर नहीं आ रहे हैं, और उसी बेहतर स्थिति में अपने आप को आप बेहतर कैसे करें, यही मैं पूछ रही थी। मैं लौटती हूँ सर, मैं लौटती हूँ सर। सिद्धार्थ जी अपने सारे काउंटर्स आप तैयार रखिएगा, क्योंकि आज आप एक तरफ है और वर्सेस ऑल है, ये मान के चलिए। पूरे देश में कहीं नहीं है, ठीक है, अनअकाउंटेड क्राइम है जो रजिस्टर नहीं होता। ठीक है सर, मैं लौटती हूँ आपके पास। बृजमोहन श्रीवास्तव जी, महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं खास तौर पर, तो महाराष्ट्र में बड़ा एक साथ अलगाव की स्थिति देखने को मिली। पार्टी टूट गई, गठबंधन टूट गया, गुट बन गए। एनसीपी बहरहाल अजीत जी के पास है, लेकिन ऐसे में अब आपके साथी आरोप ये लग रहे हैं बीजेपी पर कि उन्होंने अपने साथियों को खुश नहीं किया लोकसभा चुनाव में। कहते हैं कि विधानसभा में देख लेंगे, अभी हमको लीड करने दीजिए। तो खुश हैं आप गठबंधन से 400 पार का जो नारा है, आप श्योर शॉट हैं कि बीजेपी एनडीए उसको हासिल करेगा? निश्चित रूप से हम लोग तो पूरी तौर से इस बात से सहमत हैं कि हमारा एनडीए 400 से ज्यादा सीटें जीत के आएगा। जहां तक बात आपने जो महाराष्ट्र की है, मैं बहुत स्पष्ट कर दूं कि महाराष्ट्र में हम तीनों दलों ने, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, हम तीनों के नेताओं ने मिलकर यह तय किया है कि हम 48 की 48 सीटों की रणनीति बनाएं, 48 सीटें जीतने की रणनीति बनाएं। हम ये रणनीति ना बनाएं कि किसको कितने सीटें मिलेंगी, क्योंकि आज जो देश का मिजाज है वो निश्चित रूप से इस बात को उससे स्पष्ट पता लगता है कि देश के लोग ये चाहते हैं कि देश को एक मजबूत सरकार मिले, एक ऐसा नेता मिले जो खाली देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी देश की इज्जत को बढ़ाने का काम कर सकता हो। और इस कसौटी पे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के अलावा और कोई ऐसा नेता हम लोगों को नहीं दिखता जो इन सारी चीजों को पूरा करता हो। साथ ही साथ आज देखिए, आज देश में हम लोग 1 अरब 45 करोड़ के लगभग है। आने वाले 25 साल बाद हम लोग लगभग 1 अरब 75 करोड़ के आसपास होंगे। प्रश्न ये उठता है कि इन इतनी बड़ी जनसंख्या के जीवन के लिए हम क्या बेहतर योजना बना पाएंगे, किस प्रकार से हम उनके जीवन के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए काम करेंगे। इन सारी चीजों पे जब चर्चा होती है तो एकमात्र आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं जो अपना पूरा एक चित्र, पूरा अपना एक ब्लूप्रिंट देश के सामने रखने वाला था। त्यागी जी ने सुन लिया होगा कि आपके कोई गिले शिकवे हैं नहीं। मैं मानती हूँ कि उन तक आपकी आवाज बृजमोहन जी, श्रीवास्तव पहुंच चुकी होगी। त्यागी जी रुकिएगा, आपके काउंटर का भी समय नहीं है सर, रुक जाइएगा जरा। कंचना यादव जी, आरजेडी की प्रवक्ता भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कंचना जी, इस ओवरऑल सिनेरियो में आ रही हूँ। बृजमोहन जी रुकिएगा जरा। कंचना जी, इस ओवरऑल सिनेरियो में एक तरफ लालू प्रसाद यादव ने परिवार को लेकर हमला बोला मोदी पर, मोदी ने उसका जवाब दिया, पूरा देश एक साथ उनके, बीजेपी एक साथ उनके। मैं कह रही हूँ ठोस रणनीति क्या है? बिहार में तो आप हालत देख ही रही हैं, नीतीश कुमार तो चल दिए उठ के। अब बात आपने चाहे आपने जातिगत गणना की हो या फिर आपने पिछड़ों की बात की हो, वो सारा का सारा तो खिसक गया, उन्होंने भी कर दी वही बात। पूर्णिमा जी, आपने एक बहुत अच्छा शब्द यूज किया था, इन कैश, और सच्चाई यही है कि 10 साल में बीजेपी ने सिर्फ कैश इन किया है, और सिर्फ कैश इन करके पूरे पैसे से दिल्ली से लेकर देश को मार पोस्टर से पाट दिया है। अरे इनके पास रिपोर्ट कार्ड होता 10 साल का तो ये गुमराह थोड़ी ना करते। रिपोर्ट कार्ड है तो बता दो 2 करोड़ नौकरियां हर साल की कहाँ है, रिपोर्ट कार्ड है तो बता दो 100 स्मार्ट सिटी कहाँ है, किसानों की आय दुगना हुई कि नहीं हुई, महिलाओं की स्थिति जो है उन पर क्राइम और अत्याचार कम हुए कि नहीं हुए बता दो। एनसीआरबी का आंकड़ा बताता है कि 2022 में 2021 आपने वो 10 साल का रिपोर्ट कार्ड देखा नहीं क्या? कंचना जी, मैंने देखा, बहुत अच्छे से देखा। फिर क्या किया? उसको उठा के साइड में रख दिया। नहीं, आप जैसे आप कर रही हैं कि अपोजिशन के पास तो कुछ है ही नहीं, वही मैं आपको पूछ रही हूँ कि क्या है भारतीय जनता पार्टी के पास, आपके पास क्या है? आप बताइए। इलेक्टोरल बॉन्ड पे एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। 16,000 करोड़ रुपए पे इन्होंने, अच्छा बोल रहे थे ये जो राम को लाए हैं हम उसको लाएंगे, 400 पार जाएंगे। और एक बार बोल दो, ये नारे बनारस में लग रहे थे, ये नारे बनारस में लग रहे थे, महिलाएं वहां की नारा लगा रही थी कि जो राम को लेकर आए हैं उनको लेकर आएंगे।
पूर्णिमा जी आप सुन लीजिए। हाँ, बताइए। आप सुन लीजिए, आपने सवाल पूछ बताइए, लिया। ये बताइए। एक और भी नारा लगा दे कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड लाए थे, जो चंदा से धंधा किए, जो ईडी सीबीआई से डराकर कंपनियों से पैसा लूटे, क्या वो उनको देश 400 सीट देने जा रही है? क्या ये झूठ बैठकर टीवी मीडिया पर बोल सकते हैं, पोस्टर से दिल्ली पूरा पाट सकते हैं, लेकिन सच्चाई और हकीकत यही है कि आज देश की जनता इनसे खुश नहीं। एक भी वादों पर पूरी तरीके से ये सफल नहीं हुए हैं, बस पोस्टर 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 लगाए हैं, करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए को जो देश की जनता से पैसे जैसे कि आप सबके ऊपर परफॉर्मेंस बेहतर देने का दबाव है, वैसे ही मेरे पास एक ब्रेक लेने का दबाव लगातार बना हुआ है। लेकिन रमनीश वत्स जी, एक क्विक रिएक्शन आपसे लेते हुए फिर मैं ब्रेक के लिए जाऊंगी। इस पूरे सिनेरियो में एक तरफ 400 पार और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस, तमाम कोशिशों के बावजूद कहीं पर गठबंधन बना, कहीं पर बात नहीं बनी, ठीक है। मुद्दे क्या क्या है 2024 के जो आपको लगता है कि उसका राइट सिनेरियो तय करेंगे? देखिए पूर्णिमा जी, मुझे लगता है जनता के लिए विकास के ही मुद्दे होते हैं, उसकी मूलभूत आवश्यकताओं को जो पूरा करता है वही सबसे बड़ा मुद्दा होता है। इलेक्टोरल जो बॉन्ड है, इलेक्टोरल बॉन्ड, उससे जनता का कोई वास्ता नहीं है। देखिए मुद्दा बहुत गंभीर है, लेकिन जनता के लिए कोई मायने नहीं रखता है। देखिए मैं अपनी बात रख लूं, उसके बाद फिर अपने रखिएगा। देखिए जनता के लिए, देखिए 2014 में ट्रेंड बनाया गया। देखिए कंचना जी रुक जाइए। देखिए 2014 में भी ट्रेंड बनाने की कोशिश की गई थी विपक्ष की तरफ से। ये चाय वाला प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है। उसके बाद फिर दूसरा देखिए 2019 में चौकीदार चोर है, इस बार आपने मोदी का परिवार, तो ये देखिए देश में ट्रेंड कर रहा है। लेकिन लालू यादव मुझे लगता है भस्मासुर साबित हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने मोदी का परिवार बोल करके पूरे देश को, देखिए पूरे देश की आम जनता जो है वही सबसे बड़ा मोदी का परिवार है। और मुझे लगता है लालू प्रसाद यादव अपनी पार्टी के लिए भस्मासुर साबित हो गए। मोदी के ऊपर सर नहीं उन्होंने रखा, मोदी के सर पे अपना हाथ नहीं रखा, अपने सर के ऊपर ही हाथ रखा है लालू प्रसाद यादव। मुझे लगता है भस्म करने के लिए इतना ही काफी है। उसके बाद देखिए मोदी के, देखिए जनता के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? जनता का राम मंदिर मैंने मुद्दा पूछा, राम मंदिर हो गया, ठीक है। राजद पार्टी किस हैसियत से मुद्दे बताइए रमनीश जी, मुद्दे जल्दी से। आपने राम मंदिर बोला, दूसरा तीसरा फटाफट से बताइए, ब्रेक ले लीजिए। घोटाला इनके लिए मुद्दा हो सकता है, जमीन घोटाला इनके लिए मुद्दा। तो देखिए मिशन साउथ कितना महत्वपूर्ण बीजेपी के लिए ये नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री ने लगातार कमान संभाली हुई है। सिद्धार्थ जी अपने काउंटर सामने रखिएगा। लेकिन इसके साथ साथ साउथ, क्या ये बीजेपी मान के चल रही है कि एक बड़ा चैलेंज है, और इसीलिए डे 1 से प्रधानमंत्री ने, आपके सबसे बड़े स्टार प्रचारक ने, जिसके चेहरे पर आप 400 पार का दावा कर रहे हैं, उन्होंने पूरा जिम्मा संभाल रखा है। मानते हैं कि दक्षिण कोई ट्विस्ट दे सकता है 400 पार की बात में? देखिए पूर्णिमा जी, हमारे लिए तो बहुत पहले से पूरे देश के कई राज्यों को चैलेंज बताया जाता था। हम तो वो पार्टी थी जो 2 सीटें जीत करके आई थी। देश में हम चुनाव नहीं जीत पाते थे, प्रदेशों में हमारी सरकार नहीं थी, पर वहां से करते 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 हम एब्सोल्यूट मेजोरिटी की 2 बार सरकार बनाने वाली पार्टी बने। आज हमारे लिए कहा जाता है कि साउथ हमारे लिए चैलेंज है। ये चैलेंज ये विपक्ष के सोचने में हो सकता है। आज अगर देश में कोई एक नेता है जिसकी तमिलनाडु से लेकर के जम्मू कश्मीर तक और कच्छ से लेकर के गुवाहाटी तक अगर समान लोकप्रियता है, अगर देश के कोने कोने में कोई हर एक व्यक्ति किसी एक नेता को उतना ही प्रेम करता है, तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और दक्षिण भारत इस बार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए एक ऐसी सीट का एक नंबर आपके सामने देने वाला है कि जो ये कहा करते हैं, या एक नैरेटिव बिल्डिंग होती है, चैलेंज है दक्षिण भारत में ऐसा है, वो सब ध्वस्त हो जाएगा। 400 पार में एक बहुत बड़ा शेयर निश्चित रूप से दक्षिण भारत का है। नॉर्थ ईस्ट, दक्षिण भारत, उत्तर भारत, मध्य भारत, वेस्ट इंडिया, हर जगह से इस बार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रत्याशियों को भारी बहुमत से विजय मिलने वाली है। और यही आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 10 साल के कार्यकाल का एक जो सफल मैंडेट उनको जनता का आशीर्वाद मिलेगा उसके रूप में होगा। पर मैं 10 सेकंड लूंगा। ये रिपोर्ट कार्ड की बड़ी बात कर रहे थे आपके पैनलिस्ट, उनने कहा कि कुछ करा नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं। तो इनके जो 2014 में होता था और आज जो होता है, कभी तो जाकर के उसका एनालिसिस करना चाहिए। अगर तब 2014 में
पर कैपिटा $3889 की थी, आज $6000 की हो गई है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी 30% पे थी, आज 11% पे आ गई है। 1 GB का डेटा 270 रुपए में मिलता था, आज 10 रुपए में मिल रहा है। इन्फ्लेशन आपके समय में तो 12-14% तक गई थी, 8% का एवरेज था, हमारे में 5% का है। रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी 76 गीगावाट्स की थी, आज 181 गीगावाट्स की है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पूर्णिमा जी $305 बिलियन की थी, आज $596 बिलियन की है। इलेक्ट्रॉनिक्स का एक्सपोर्ट तब $7 बिलियन का था, आज $22 बिलियन का है। कितनी लंबी फहरिस्त पढ़ूं मैं? आज फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ये भारत है। नहीं, आज लेकिन आपकी इस दुनिया बात में पे कंचना थर्ड जी को लार्जेस्ट हंसी आ रही इकोनॉमी है। बनने के लिए हम पहुंचने वाले आपने हैं। जो 4 आंकड़े ट्रिलियन के रखे मार्क को उस पार बात कर पे चुके हैं। कंचना जी को भी हंसी आ रही है और ईशान त्यागी जी का भी इस पर कोई ऑब्जेक्शन है। ईशान जी पहले आप उनको अपनी तो बात पूरी कर लीजिए, फिर कंचना जी आती हूँ आपके पास। उनको तो हंसी आएगी, पूर्णिमा उन्होंने तो जी, अपने कार्यकाल में देखा नहीं, उनको तो हंसी आएगी। ईशान जी, पूर्णिमा जी, जिनकी डिग्री पे ही संदेह हो, उनकी रिपोर्ट कार्ड को कैसे सही माना जाएगा? तो आप समझ जाएंगी मैं किसके लिए बात कर रहा हूँ। अरे सर, मैं ये इनकी हमारी 10 साल पार्टी के की बात रिपोर्ट नहीं है, कार्ड देश की बताता बात हूँ। है। मैं तो- उसका मजाक देखिए, बनाना देखिए, बंद करिए। सुनिए, अगर भारत सुनिए थर्ड सर। लार्जेस्ट इकोनॉमी फिर- बनने जा रहा है तो आप उसका मजाक मत मैंने बनाइए। बिल्कुल नहीं टोका। कभी भारत की काबिलियत को तो सराहेंगे या उसका भी मजाक बनाएंगे? सिद्धार्थ जी एक सेकंड, ईशान जी, बात मेरे समझने की नहीं है, लेकिन बात मेरे समझने या नहीं समझने की नहीं है। ईशान जी, मैं ये कह रही हूँ कि जरा इससे थोड़ा आगे बढ़िए। फिर कह देंगे कि इटली बिल्कुल, से कोई आया, मैं बता रहा हूं ना, फिर आप कह सुनो, देंगे कि सुनिए इटली तो। से कोई आया और उसको एक पार्टी की जिम्मेदारी दे दी। सुनिए तो, फिर आपके सुनिए नेशनल तो, सुनने हेराल्ड की की क्षमता बात तो होगी, रखिए। फिर आपके सुनने की AGL क्षमता तो बात रखिए। होगी, फिर परिवारवाद की कुछ- बात होगी। मैं कह रही हूँ इससे बाहर निकलिए ना सर, फैक्ट्स पर बात करिए। यही तो मैं कह रही हूँ कि जरा मोटी मोटी बातें कर लीजिए ना आप।